जातिगत जनगणना के बाद जैसे बिहार से ओबीसी की और दलित की और अल्पसंख्यकों की आबादी का सरकार के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी ही मीडिया ने उत्तर प्रदेश के राज्यों के विभाजन का मुद्दा उठा दिया। तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से सरकार बनी है, ये बहुत बड़ी रणनीति रही है। जहाँ ज्वलंत मुद्दे जैसे ही आते हैं और पूरे देश स्तर पर जैसे ही बहस होती है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विभिन्न अलग से मुद्दे उछाल करके और उससे जनता का ध्यान दूसरी तरफ हटाने के प्रयास करती है। आज देश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश में मणिपुर कांड से लेकर के बहुत बड़ी भयावह घटनाएं महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार की हुई, पुलिस के थाने में पीड़िता के साथ बलात्कार, मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया जाना, और आज जो एनसीआरबी का आंकड़ा है जिसमें लगभग देश में 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं लापता हैं, मिसिंग हैं, और जिनके मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं, लेकिन इन मुद्दों पर आज तक कोई चर्चा नहीं हो रही। ये सरकार जब बनी थी तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बनी थी, आम आदमी को रोजगार के मुद्दे पर बनी थी, और जितनी सफाई से इस एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितनी सफाई से उन मुद्दों को ध्यान भटकाने की कोशिश की, और उन मुद्दों को जो कि आज तक के इतिहास में मैं समझता हूं कि इस देश में तमाम निर्वाचित सरकारों का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि कभी इतना झूठ किसी सरकार ने नहीं बोला। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में, महिलाओं की सुरक्षा, पूरे देश का विकास। आज देश की मुद्रास्फीति की जो स्थिति है वो बहुत बड़े पैमाने पर हम देश का जो रुपए की कीमत बहुत भारी गिरावट आई है। रुपए की कीमत की गिरावट का मतलब है कि देश में जो इस समय जो सरकार है उसकी आर्थिक नीतियाँ ठीक नहीं है। कई गवर्नर बदलने के बाद 1,76,000 करोड़ रुपए जो सेविंग का लिया गया, इससे विश्व के मंच पर भारत की जो शाख है, जो निवेश है, उस पर बहुत बड़ा गहरा आघात लगा हुआ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना के बाद इस देश में बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है कि सरकार जिन मुद्दों से सत्ता में बने रहना चाहती है, जो आंशिक मुद्दे जिससे भविष्य में किसी गरीब का भला नहीं होने वाला है, कोरोना कार्यकाल में जो राशन लोगों की मदद के लिए और गरीबों को काम न मिलने के लिए दिया गया था, उसे राजनीतिक हथियार बना करके और गरीबों के वोट को लूटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि 2014 के बाद डीजल, पेट्रोल, बिजली के दाम जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उससे आम आदमी पूरी तरह से लौट रहा है। गैस से लेकर के सिलेंडर की जो कीमत बढ़ी और उसके बाद 200 रुपये घटा करके लोगों को छल करने का प्रयास किया गया। वास्तविकता है कि यह है कि आज इस जातिगत जनगणना के बाद पूरे देश में पिछड़ा और दलित, अल्पसंख्यक और सभी वर्ग के लोग आज जागरूक हुए हैं और सरकार के खिलाफ लामबंद होने जा रहे हैं। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते थे कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनकी कितनी आबादी है, देश में स्थिति भयावह है। अगर कोई इस बात को उठाता है तो उसे जातिवाद और राष्ट्र के विरोध में जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। पहला मुद्दा ये है कि देश के विभिन्न सरकारी जिला कार्यालयों में अगर आप आकलन करेंगे तो कुछ खास किस्म के लोग और कुछ खास वंश संप्रदाय के लोग काबिज हैं। देश की आईएएस, पीसीएस की जो प्रतिष्ठित सर्विस है उसमें 80 और 85 और 89% तक कुछ खास किस्म के लोग हैं। ये सवाल जब खड़ा किया जा रहा है तो ये जातिवाद नहीं है, ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है कि आखिर सरकार की पॉलिसी ऐसी कैसे रही कि आज़ादी के 75 साल के बाद जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान नहीं हुआ, ना उनके आईएएस बढ़ पाए, ना पीसीएस बढ़ पाए, और देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या और जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय उसमें पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के प्रोफेसर्स की संख्या, जबकि आज आज़ाद भारत में 22% जब दलितों को रिजर्वेशन दिया गया था तो इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई कि आज दलितों की आबादी सरकारी नौकरियों में केवल मात्र 7% क्यों है। 30 वर्ष से 33 वर्ष होने के बाद आज मंडल कमीशन के लागू होने के बाद क्या इसका आकलन नहीं होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की कुल सरकारी नौकरियों में तादाद 4% है। जो देश की स्थिति है, पूरे के पूरे खनिज संसाधन लुट गए, कोयला के भंडार लुट गए, वो पैसा कहाँ गया। आज जो गरीबों की स्थिति है, आज भी इस देश में असमानता
और गैर बराबरी के हालात हैं। आज बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ महिलाओं के प्रवेश वर्जित हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ दलित और ओबीसी के लोग बड़े सम्मान के साथ नहीं जा पाते। जो लोग आज अपने अपने धर्म की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, धर्म का मतलब होता है यो धारती सो धर्म, ये तो अवैध निश्चित से सिद्ध धर्म। तो जिस धर्म के आधार पर दुनिया में समानता, भाईचारा, प्यार, सद्भाव लाने की बात कही जाती हो, उस धर्म में आज भी ये क्या सच्चाई नहीं है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ दलितों की बारातों को रोक दिया जाता है, बहुत से ऐसे मंदिर हैं दलितों का प्रवेश वर्जित है। मैं आज एक सोचता हूँ कि बाबा साहब ने जब संविधान सभा में अपनी बात रखी होगी और जब पिछड़े और दलितों के रिजर्वेशन की बात की गई, क्या ये सवाल नहीं है कि जब दलितों को बाबा साहब ने 22% रिजर्वेशन उस समय संविधान के अनुच्छेदों में व्यवस्था करा के दिलवा दिया, और उसी संविधान में ये वर्णन था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उनके शैक्षिक और जातिगत असमानता के आधार पर जो आर्थिक दुर्गति के कारण उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो क्या उनके रिजर्वेशन को 89 में अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार नहीं आती, शरद यादव जी और रामविलास पासवान जी उसके लिए संघर्ष नहीं करते, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ 89 में ये दलितों और वो पिछड़ों को मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण नहीं मिलता। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्या लोग भूल गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जब मंडल कमीशन के विरोध में रथ यात्रा निकाली गई थी, शायद लोगों को वो फोटो याद होगा, उस यात्रा का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी आडवाणी के साथ रथ यात्रा में चल रहे थे। तो जो व्यक्ति मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा में सिरमौर बनकर के उनके साथ चला है, उसकी सोच पिछड़े और दलितों के हितों में कतई नहीं हो सकती। आज हालात बहुत भयावह हैं। आज पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई। आज जो वित्तहीन विद्यालय में जो गरीबों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी उसे समाप्त कर दिया गया। आज जो शिक्षा की स्थिति है, आप ANM GNM जो मेडिकल लाइन से तमाम पैथोलॉजिस्ट या तमाम डिप्लोमा थे, वो 2014 में जो डिप्लोमा 50,000 का होता था, आज वो 3 लाख का हो गया। इससे गरीबों के विकास के सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए। खनन में जो मोनोपोली है पूरे देश में, बिजली जो पूरे देश में महंगी है, ये सारी चीज़ों पर क्या मंथन नहीं होना चाहिए? क्या विचार नहीं होना चाहिए? क्या 1 करोड़ में मेडिकल स्टूडेंट का एडमिशन होता है, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जो महंगी शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10-10 लाख रुपए में बच्चों को इंजीनियरिंग के एडमिशन मिल रहे हैं, क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? जहाँ बिस्टेक और जो रूस में जो बच्चे 15 और 20 लाख में और 24 लाख में MBBS कर लेते हैं, हमारे देश में वही बच्चे 1 करोड़ 90 लाख तक एडमिशन पा रहे हैं। तो क्या इस पर क्या बहस नहीं होनी चाहिए? क्या गरीब को विकास करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं है? क्या पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश की सीट्स देख लीजिए, जिला कार्यालयों की प्रतिष्ठित सीटों को देख लीजिए। अभी राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया वो बहुत गंभीर सवाल था कि 90 IAS में 3 पिछड़े वर्ग के क्यों हैं? अगर ये सवाल उठा के क्या जातपात बढ़ाया जा रहा है? जो अन्याय हुआ है, जो मानसिकता है जिसकी वजह से पिछड़े और दलितों के हितों पर कुठाराघात किया गया है, उस पर हम सबको मंथन करने की जरूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि जब जब कोई बड़ा मुद्दा उठता है, उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दोस्त मीडिया चैनलों के द्वारा नए नए मुद्दे उभार करके उससे ध्यान भटकाने का काम करती है, और इससे हमें और आपको सब सजग रहना है। दूसरी बात, आम आदमी की स्थिति बहुत दयनीय है। महंगाई का एक अनुपात होना चाहिए। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है वो देश के लिए चिंताजनक है। जो माहौल बन रहा है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जिस भाषा को बोलते हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस भाषा को नहीं बोलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो हालात हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, उससे देश, मणिपुर कांड से पूरी दुनिया में देश शर्मसार हुआ है, और ये मानना चाहिए। आज जो लोग ये कहते थे कि विदेश के आधार पर, विदेश की ओपिनियन के आधार पर देश तय नहीं होगा, देश तय होगा यहाँ के गरीब लोगों की ऊंचे स्तर को बढ़ा करके। जो लोग आज अमेरिका में जाके कैंप कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अमेरिका में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे देश का उत्थान नहीं होने वाला। वहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग, जो संपन्न लोग हैं, देश से चले गए, वो खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ जीवन में लोगों के जीवन के स्तर को बड़ा करना है, शिक्षा को सस्ता करना है, आम आदमी को रास्ते रोकने, जिस पर आज सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और ये राज्य के बंटवारे की बात हो रही है, ये बिल्कुल लोगों के साथ छलावा है। इस समय देश के जो हालात हैं, नौजवानों को इस सरकार ने कहीं भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोले गए। ये पहली सरकार है 8 वर्ष में कहीं भी फैक्ट्री एरिया नहीं बनाई गई है। आप सरकारी प्रतिष्ठानों को जब बेच रहे हैं, आप तमाम विभागों का प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जो रोजगार देने के लिए
तमाम फैक्ट्रीज एरिया विकसित करके तमाम औद्योगिक जोन करके लोगों को रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूं कि सरकार ने कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जोन नहीं खोले, नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास नहीं हुआ और फर्जी एमएसएमई खोल करके ये अपने मिनी उद्योगपति बढ़ा करके लोगों के साथ छलावा कर रही है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि इनके मुद्दों से न भटकें। इन्हें अब चुनाव का समय है, इनसे सवाल पूछें, इनसे पूछें कि बेरोजगारी कितनी कम की, इनसे पूछें कि आम आदमी का जीवन स्तर कैसा बढ़ा, इनसे पूछें कि महंगाई की स्थिति ऐसी क्यों है, इनसे पूछें कि शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात क्या हैं। जो आज पुलिस की सेवा जो आदरणीय अखिलेश जी ने खोली थी उसके हालात देख लीजिए, आज एम्बुलेंस की सेवा देख लीजिए। जिस तरह बद से बदहाल हुई हैं, सरकार का गुड गवर्नेंस में कोई विश्वास नहीं है और इस पर हम सबको मंथन करना और इनसे सवाल पूछना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद जय समाज आप सबका अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ जो आपने मेरी बात को सुना और उस पर आप मुझे उम्मीद है कि आप विचार करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय समाज।